इस वीडियो को ध्यान से देखिए। வாழ்க தமிழ்நாடு, மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். उदयनिधि स्टालिन विधानसभा में खुलेआम कह रहा है सनातन जो लोगों को बांटता है उसे खत्म कर देना चाहिए। और देखिए सीएम विजय को, जिन्हें ये कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो हाथ जोड़कर चुप हैं। ना आपत्ति, न रोका, न एक शब्द। यही वो पल है जिसके बारे में आज बात करनी है और करना जरूरी भी है। एक ही देश, एक ही संविधान, लेकिन जब बात बयानों की आती है तो अंजाम बिल्कुल अलग अलग। ऐसा क्यों? एक तरफ एक राज्य का मंत्री खुले मन से ऐलान करता है कि सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया की तरह खत्म कर देना चाहिए। इस बयान के बाद भी वो मंत्री कई साल तक अपने पद पर बना रहा और आज वो ऑफ कोर्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता टीवी डिबेट में एक टिप्पणी करती है। इसके बाद जो होता है वो पूरा देश और दुनिया देखती है। पार्टी से सस्पेंशन, कई देशों से विरोध, दर्जनों एफआईआर, जान से मारने की धमकियां और सुप्रीम कोर्ट की वो कमेंट जिसमें कहा गया था कि उसकी वजह से पूरे देश में आग लग गई। सवाल बहुत सीधा है, अगर उदयनिधि स्टालिन अपने बयान के बाद आजाद हैं तो नुपुर शर्मा को सजा क्यों मिली? क्या भारत में बोलने की आजादी अब धर्म और राजनीतिक पहचान देखकर तय हो रही है? आज हम इसी दोहरे मापदंड का पर्दाफाश करेंगे, एक एक करके सबूतों के साथ। सो प्लीज स्टिक ऑन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु के मंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की। सितंबर 2023 में चेन्नई के एक कार्यक्रम में उदयनिधि ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। उसने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसका सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की तरह पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। सोचिए, करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र एक धर्म को एक बीमारी कहना और उसे जड़ से मिटाने की बात करना। यह बयान किसी आम नागरिक ने नहीं, बल्कि एक राज्य के ताकतवर मंत्री ने दिया था। इस बयान के बाद क्या हुआ? राजनीतिक स्तर पर उसकी पार्टी डीएमके और उसके पिता मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पूरी तरह से उसके बचाव में उतर गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके बेटे के बयान को बिना समझे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इंडिया ब्लॉक के कुछ सहयोगियों ने बयान से किनारा किया, लेकिन डीएमके पर कोई ठोस दबाव नहीं बनाया गया। अब आते हैं कानूनी कार्यवाही पर। क्या उदयनिधि स्टालिन पर कोई एक्शन नहीं हुआ? ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। उनके खिलाफ यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और जम्मू एंड कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन अब जरा जमीनी हकीकत देखिए। इतने सारे एफआईआर के बावजूद उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी नहीं हुई। वो आज के डेट में तमिलनाडु में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज की गई कई मामलों को एक साथ जोड़ने की उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे गिरफ्तारी जैसी कठोर कार्रवाई से इंटरिम रिलीफ दी है। यानी कानूनी प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन उसका नतीजा ये है कि स्टालिन आज भी राजनीतिक रूप से पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। न तो उसकी पार्टी ने उस पर कोई कार्रवाई की, ना ही उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अरे वो तो विधानसभा में भी अपने बयान को सही ठहराता है। ये है केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 पर, जो भारत के रीसेंट हिस्ट्री में सबसे एक्सप्लोजिव विवादों में से एक है। मई 2022 में एक टीवी डिबेट के दौरान उस समय के बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी की। उनका कहना था कि वो डिबेट में हिंदू देवी देवताओं के लगातार हो रहे अपमान की प्रतिक्रिया में बोल रही थी, लेकिन उनके बयान के बाद जो हुआ, उनकी कल्पना शायद उन्होंने कभी नहीं की होगी। सबसे पहले देश के अंदर कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों ने इस बयान को इश्तिंदा यानी ब्लास्फेमी का मुद्दा बना दिया। देश भर में सर तन से जुदा जैसे भयानक नारे लगे और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के एक दर्जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था। इसके साथ ही ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक संकट बन गया। कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरेबिया समेत कई मुस्लिम देशों ने भारत के सामने आधिकारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने भारतीय एम्बेसडर्स को इन्फॉर्म किया और सार्वजनिक माफी की मांग की। इस चौतरफा दबाव का नतीजा क्या हुआ? नुपुर शर्मा की अपनी पार्टी बीजेपी ने तुरंत उससे किनारा कर लिया। बयान के कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें एक फ्रिंज एलिमेंट कहा गया। और अब बात करते हैं कानूनी मोर्चे की। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में कई एफआईआर दर्ज की गई। जब उन्होंने इन सभी एफआईआर्स को एक साथ जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो 1 जुलाई 2022 को कोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणियां की।
अदालत की टिप्पणियों का सार था कि नुपुर शर्मा अकेले ही देश में हो रही घटनाओं के लिए जिम्मेवार है और उनकी बदजुबानी ने पूरे देश में आग लगा दी है। अदालत ने उदयपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का भी जिक्र किया। हालांकि बाद में उनकी जान को खतरा देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से इंटरिम रिलीफ दी और सभी केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए। आज की डेट में नुपुर शर्मा पब्लिक लाइफ से बिल्कुल गायब है। वो लगातार जान से मारने की धमकियां और इवन रेप थ्रेट्स के साए में जी रही हैं और उन्हें आत्मरक्षा के लिए गन लाइसेंस तक लेना पड़ा है। और अब बात करते हैं उस शख्स की जिसकी चुप्पी शायद इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, जिसे सारी दुनिया थलपति विजय के नाम से जानती है। वही विजय जिन्होंने राजनीति में आने से पहले और बाद में भी खुद को एक सेक्युलर इंक्लूसिव नेता के तौर पर पेश किया। वो खुद एक क्रिश्चियन है। जब उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा में सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात कही, विजय वही बैठे थे सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। उन्होंने क्या किया? हाथ जोड़े और चुप रहे। न कोई बयान, न कोई आपत्ति, न विधानसभा में न बाहर। अब सोचिए, अगर उसी विधानसभा में कोई खड़ा होकर कहता कि क्रिश्चियनिटी को इरेडिकेट कर देना चाहिए, क्या विजय तब भी चुप रहते? अगर नहीं, तो यही दोहरा मापदंड है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सभी धर्मों के साथ इक्वल व्यवहार, ना किसी का पक्ष ना किसी का विरोध। लेकिन जब आपके सामने एक धर्म की इरेडिकेशन की बात हो और आप चुपचाप बैठे रहे, तो वो सेक्युलरिज्म नहीं, सिलेक्टिव साइलेंस है। विजय की ये खामोशी एक सवाल छोड़ती है, क्या उनकी सेक्युलरिज्म सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित थी? और बाय द वे, वो एक एक्टर है, और अगर वो सेक्युलरिज्म की एक्टिंग कर रहे थे तो इस घटना के बाद सवाल ये उठता है, क्या उनकी एक्टिंग खराब थी या स्क्रिप्ट में ही प्रॉब्लम है? अब इन दोनों मामलों को साथ रखकर देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद उसकी पार्टी और उसके पिता, जो राज्य के मुख्यमंत्री थे, उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। वहीं नुपुर शर्मा के बयान के बाद उनकी अपनी ही पार्टी ने इंटरनेशनल प्रेशर में तुरंत उन्हें निलंबित कर दिया और उनसे पल्ला झाड़ लिया। एक तरफ सत्ता का पूरा संरक्षण, दूसरी तरफ राजनीतिक बहिष्कार। स्टालिन के खिलाफ भी कई एफआईआर हुई, लेकिन क्या आपने सुना कि तमिलनाडु पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दूसरे राज्य गई, या दूसरे राज्य की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उन्हें तमिलनाडु आई? क्या उन पर अपने ही राज्य में कोई सख्त एक्शन हुआ? नहीं, वो मंत्री पद पर बना रहा। दूसरी ओर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए कई राज्यों की पुलिस दिल्ली पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहली सुनवाई में उनके लिए बेहद कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि स्टालिन के मामले में अदालत की तरफ से ऐसी कोई भी कमेंट्स देखने को नहीं मिले। जब स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात की, तो मीडिया और तथाकथित लिबरल बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग था जो चुप रहा। क्या इसे सोशल इंप्रूवमेंट और जातिवाद पर हमला बताकर जायज ठहराने की कोशिश करने लगा? इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का कवर पहना दिया गया। लेकिन जब नुपुर शर्मा ने टिप्पणी की, तो उसी वर्ग ने उसे हेट मॉन्गर यानी नफरत फैलाने वाला घोषित कर दिया और उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगा। इसे कई लोग सिलेक्टिव आउटरीच कहते हैं। उदयनिधि स्टालिन आज भी राजनीति में सक्रिय हैं, बयान दे रहे हैं और वही बयान दे रहे हैं और अपने पद पर कायम है। वही नुपुर शर्मा का राजनीतिक करियर तो खत्म हो गया और वो अपनी जान बचाने के लिए छिपी हुई है। एक बयान के बाद एक व्यक्ति का जीवन तबाह हो गया, जबकि दूसरे का बाल भी बाका नहीं हुआ। ये अंतर क्या दिखाता है? कई लोगों का मानना है कि ये दिखाता है कि हमारे देश में कानून, मीडिया और पॉलिटिक्स का इकोसिस्टम तो अलग अलग पैमानों पे काम करता है। एक पैमाना हिंदुओं और सनातन धर्म के लिए है और दूसरा बाकी धर्मों के लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों है? इसके पीछे कुछ गहरे और परेशान करने वाले कारणों की चर्चा होती है। पहला और सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वोट बैंक की पॉलिटिक्स। दशकों से कुछ राजनीतिक दलों ने ये मान लिया है कि एक खास अल्पसंख्यक वर्ग का वोट उन्हें तभी मिलेगा जब वो बहुसंख्यक यानी हिंदू आस्था पर हमला करेंगे या उस पर होने वाले हमलों पर चुप रहेंगे। उदयनिधि स्टालिन का बयान इसी राजनीति के एक उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। उसे लगता है कि सनातन धर्म को गाली देकर वो अपनी द्रविड़ पॉलिटिक्स को मजबूत कर सकता है और एक पर्टिकुलर वोट बैंक से वोट हासिल कर सकता है। दूसरा कारण है वैचारिक पूर्वाग्रह यानी आइडियोलॉजिकल बायस। हमारे देश के एकेडमिक और बौद्धिक जगत में एक वर्ग ऐसा है जो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। इस विचारधारा के लिए कई बार हर धार्मिक प्रतीक, खासकर हिंदू धर्म से जुड़ा, दमन और पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए जब उदयनिधि स्टालिन को खत्म करने की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये एक प्रगतिशील कदम लगता है,
लेकिन जब कोई दूसरे धर्म पर सवाल उठाता है तो यही लोग हेट स्पीच और इस्लामोफोबिया का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है कानून का सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट। कानून की किताबें तो सबके लिए बराबर हैं, लेकिन ग्राउंड पर कानून को लागू करने वाली मशीनरी अक्सर राजनीतिक दबाव में काम करती है। अगर सत्ता आपकी है तो आपके खिलाफ दर्जनों एफआईआर भी रद्दी की टोकरी में जा सकती है, और अगर सत्ता आपके खिलाफ है तो एक बयान पर भी आपको देशद्रोही साबित किया जा सकता है। नुपुर शर्मा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और स्टालिन के मामले में तमिलनाडु पुलिस की चुप्पी, दोनों को कई लोग इसी सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट के उदाहरण के तौर पर देखते हैं। ये एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल है जो हमारे समाज के ताने बाने को तोड़ रहा है। यह बहुसंख्यक समाज के मन में गहरे अन्याय का भाव पैदा कर रहा है कि उनकी आस्था का सम्मान करना किसी की जिम्मेवारी नहीं है। और देखिए, असली मुद्दा ये नहीं है कि नुपुर शर्मा सही थी या उदयनिधि स्टालिन गलत। कानून की नज़र में अगर किसी के बयान से नफरत फैलती है या भावनाएं आहत होती हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। असली सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई सबके लिए बराबर है। जब एक ताकतवर नेता के बेटे को उसकी पार्टी और राज्य की मशीनरी बचा ले जाती है और दूसरी तरफ एक प्रवक्ता को उसकी अपनी पार्टी, पूरा सिस्टम और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी लताड़ लगाता है, तो ये लोकतंत्र नहीं, पाखंड लगता है। ये सेक्युलरिज्म नहीं, सेलेक्टिव आउटरीच कहलाता है। अगर आप भी मानते हैं कि कानून और सम्मान सबके लिए बराबर होना चाहिए तो इस दोहरे मापदंड के खिलाफ आवाज उठाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये चर्चा और लोगों तक पहुंचे। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि जब तक जागरूक नागरिक सवाल नहीं पूछेंगे ये पाखंड यूं ही चलता रहेगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।